क्या बना रही है मोहिनी? साथ वाली चाची की आवाज सुनकर मोहिनी ने सिर उठाकर ऊपर देखा और मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, आइए चाची जी, बस धूप में बैठी थी तो सोचा कि कुछ काम ही कर लूं। आप बैठिए, मैं माँ को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, तू अपना काम कर, मैं भीतर जाकर मिल लेती हूँ। चाची प्यार से मोहिनी के सर पर हाथ फेरकर अंदर चली गई। सामने से मोहिनी की माँ आती दिखी। पड़ोसन से रहा न गया, खुश होते हुए बोली, जी बड़ी गुनी है अपनी मोहिनी, जिस घर जाएगी स्वर्ग बना देगी। मोहिनी की माँ कुछ न बोली, बस हंसकर सर हिला दिया। नहीं जीजी, सच कहती हूँ। पड़ोसन अपनी बात पर कायम थी। आज जमाने में ऐसी लड़कियां होती हैं भला? पूरे मोहल्ले में कोई दूसरी हो तो कहो। हर काम में आगे है और स्वभाव की तो देवी है देवी। बस करो चाची, नहीं तो आसमान में उड़ने लग जाऊंगी। चाय की ट्रे आगे करते हुए मोहिनी बोली। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वास्तव में कुछ झूठ नहीं कहा था पड़ोसन ने मोहिनी के बारे में। गुणों की खान थी, दूध सा उजला रंग, बड़ी बड़ी मासूमियत भरी आंखें, घटाओं से काले बाल, इतने सौंदर्य से अनभिज्ञ शांत स्वभाव। समझदारी तो ईश्वर ने और अधिक उदारता से दी। माँ को भी मान था अपनी बेटी पर। जिस काम को हाथ में ले ले, पूरा करे बिना दम ना ले। काम भी अपनी सुंदरता से स्वयं ही बता दे किसने किया है। हाथों में जैसे जादू हो। अब तो माँ को बस यही फिक्र, इतनी गुणी बिटिया को सुयोग्य वर मिल जाए जो उसके गुणों की कद्र करे। मगर जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, नीचे तो बस मिलने भर की देरी होती है। बस ऐसा ही कुछ मोहिनी के साथ हुआ। दूर के रिश्ते की बुआ ने संजू से रिश्ता तय करवा कर ही दम लिया। माँ के मन की सारी चिंताएं पल भर में ही दूर हो गई जब वो पहली बार संजू से मिली। स्वभाव ऐसा जैसे बरसों से जानते हो, बेहद विनम्र, सुशील और स्पष्टतावादी। माँ को साफ कह दिया था, कोई बड़ी जायदाद नहीं है हमारी, मगर आराम से रहने को जितना जरूरी है, मजे से कमा लेता हूँ। मोहिनी को किसी चीज का कष्ट ना होगा। हाँ, थोड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरी, उनमें अवश्य सहयोग चाहूंगा। अगर आप अनुमति दें तो 2 मिनट मोहिनी से अकेले में बात कर सकता हूँ। माँ के कुछ कहने से पहले ही बुआ जी ने आज्ञा दे दी। मोहिनी जी, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मैंने और बाबूजी ने तारा, मेरी बहन तारा को बड़े लाड प्यार से पाला है। मगर एक लड़की के लिए माँ का होना कितना आवश्यक है, आप समझ सकती हैं। तो मैं तारा के लिए भाभी नहीं माँ लेने आया हूँ। क्या आप मेरी तारा की माँ बनेंगी? बिना लाग लपेट के अपनी बात संजू ने मोहिनी से कह डाली और उत्तर की प्रतीक्षा में मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी ने भी सिर हिलाकर सहमति दे दी। बिना किसी ज्यादा टीमटाम के विवाह हो गया मोहिनी का, और मोहिनी अपने बिना सास के सासरे पहुंच गई। ससुर जी साक्षात वात्सल्य की मूरत, अपने दूरदराज की महिला रिश्तेदारों की सहायता से सारे शुभ शगुनों के साथ अपनी बहू का गृह प्रवेश कराया। घर के भीतर कमरे में गठरी बनी बैठी मोहिनी पर सबसे पहले जिसको तरस आया वो तारा थी। हटो, निकलो यहाँ से। सुबह से भाभी माँ को घेर रखा है, दिखता नहीं कितना थक गई हैं वो। कहते हुए तारा ने सबको कमरे से बाहर खदेड़ दिया। पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक शब्द था जो कानों से उतरकर दिल तक पहुंच गया था मोहिनी के, भाभी माँ। अपनी धुन में मस्त तारा भाभी के पास आकर बोली, आप आराम से सो जाओ, मैंने सबको भगा दिया है। बहुत थक गई होंगी, मैं सिर दबा दूं आपका? कहते हुए तारा ने मोहिनी के सर पर हाथ लगाया। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, कहकर मोहिनी ने तारा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और प्यार से उससे बात करने लगी। उसके स्कूल की, दोस्तों की, मनपसंद खाने की, गानों की, फिल्मों की और हीरो हीरोइनों की, सब तरह की बातें कर डाली। अब दोनों खुल चुकी थी आपस में। थकान में डूबी मोहिनी कब नींद के आगोश में चली गई पता ही न चला। जब आंखें खुली तो शाम गहरा चुकी थी और ज्यादा से ज्यादा मेहमान या तो जा चुके थे या जाने वाले थे। मोहिनी कमरे से बाहर आई तो ससुर जी खाने वाली के साथ रात के खाने में क्या बनाना है इस विषय में गहन चिंतन कर रहे थे। मोहिनी को सामने खड़ा देखकर बोले, 2-4 दिन लगेंगे बेटा, सब कुछ समझने और संभालने में। तब तक मैं हूँ, जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे ही चलने देते हैं। मोहिनी ने ज्यादा कोई प्रतिक्रिया ना दिखाई और वापस कमरे में आ गई। आखिर नई नवेली दुल्हन थी, कहती भी तो क्या, मगर मन ही मन निश्चय सा कर रही थी, अब आप सबको कोई कष्ट ना होने दूंगी। अब मैं आ गई हूँ घर में। सचमुच मोहिनी ने थोड़े से ही समय में घर भी संभाल लिया और परिवार भी। तारा तो अपनी भाभी पर निसार थी जैसे।
सुबह से रात तक भाभी के आगे पीछे घूमना और हर तरह से उनका ख्याल रखना। तारा को अब 2 ही काम पसंद थे, या तो फ़िल्में देखना या अपनी भाभी से बातें करना। कुछ ही महीनों में मोहिनी सबके स्वभाव और पसंद-नापसंद से परिचित हो गई। तारा का विशेष ध्यान देने का वादा भी किया था उसने अपने पति से, मगर तारा के अंदर आ रहे बदलावों को वो चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। पति का बाहर रहना खल रहा था, मगर क्या करती? वो तो जानती ही थी पहले से ही कि संजू की नौकरी ही ऐसी है कि वो घर में कम और बाहर ज़्यादा रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी बहन की पूरी ज़िम्मेदारी मोहिनी को दे दी थी। इतने व्यस्त रहते हैं, वो कई दिनों तक बात भी नहीं हो पाती, और जब घर पर आते हैं, तो थकान इतनी होती है कि ज़्यादा समय नहीं मिल पाता आपस में बात करने का। मगर आज तो उनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था मोहिनी को। कल सबके जाने के बाद मोहिनी रोज की तरह धुलने वाले कपड़ों की जेब चेक कर रही थी, तो उसने तारा के कपड़ों में कागज की एक छोटी सी चिट मिली, जिस पर किसी का फोन नंबर लिखा था। मोहिनी ने तो काम का समझकर संभाल कर रख दिया था। दिन भर के कामों में वो तो भूल ही गई थी इस बारे में। मगर रात में रोज की तरह जब तारा के कमरे में दूध का गिलास लेकर जा रही थी, तो उसको लगा कि तारा किसी से बात कर रही है, और जाने अनजाने उसके कानों में बातचीत के जो अंश पड़े उनसे हैरान थी। मगर इस बारे में तारा को पूछा तो वो साफ मुकर गई। बस ये ही बात मोहिनी को चुभ गई। हमेशा अपनी सहेलियों से बात करती थी तो भाभी को बताती जाती थी कि किससे क्या बात हुई है, और आज मोहिनी ने साफ साफ सुन भी लिया तो भी नकार गई। ऐसी क्या बात हुई जो अपनी भाभी से झूठ बोलना पड़ा? अगली सुबह भी तारा हमेशा जैसी सामान्य ना दिखी, तो मोहिनी की चिंता और बढ़ गई। मगर मोहिनी ने किसी से कुछ न कहा। जब सब घर से बाहर निकल गए, तब मोहिनी ने ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाया। जो फोन नंबर कल मिला था, उस पर फोन किया। ये क्या? तीर तो निशाने पर जा लगा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, कल फिर तुम्हारी भाभी ने ज्यादा पूछताछ तो नहीं की? उनको कुछ पता तो नहीं चला तारा? तुम चुप क्यों हो? अब भी भाभी पास में है क्या? मोहिनी ने फोन काट दिया, मगर वो हैरान थी। तारा किसी लड़के से चोरी चोरी बातें कर रही थी। उफ! सिर्फ 15 साल की बच्ची किस मुसीबत में खुद को डाल बैठी, खुद नहीं जानती। नहीं, नहीं, जैसे भी हो, आज मैं तारा से बात ज़रूर करूँगी। पर परेशान सी मोहिनी के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। बाबूजी को खाना खिलाकर मोहिनी तारा की प्रतीक्षा करने लगी। आज तो मानो घड़ी आगे ही बढ़ना नहीं चाह रही हो। जैसे-तैसे 3 बज गए। मोहिनी का दिल दिमाग नज़र सब बाहर लगा था। अचानक बाहर कुछ हलचल हुई। देखा, तारा किसी को हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। जाने वाले को तो मोहिनी ना देख सकी, मगर तारा की भाव-भंगिमा ने सब बता दिया। सामने मोहिनी को देखकर पहले तो तारा सहम गई, मगर खुद को सहज करते हुए बोली, अरे भाभी, आप यहाँ कैसे खड़ी हैं? तेरी राह देख रही थी, शांत भाव से मोहिनी ने कहा। दोनों बिना ज्यादा कुछ बोले अंदर आ गए। तारा अपने कमरे में जाने लगी तो मोहिनी ने गंभीर स्वर में कहा, तारा, जब फ्री हो जाओ मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है भाभी, आती हूँ, तारा ने कहा और अपने कमरे में चली गई। मोहिनी की बेचैनी ने उसको बैठने ना दिया। हार कर उसने तारा को फिर से बुलाया। तुम्हारा हुआ नहीं अभी? बस आई भाभी, बोलते हुए तारा सामने आ खड़ी हुई। जी भाभी। तारा ने प्रश्नवाचक निगाह से मोहिनी की ओर देखा। मोहिनी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज का टुकड़ा तारा की ओर बढ़ाते हुए पूछा, ये किसका नंबर है? तारा एकदम से लिपट गई मोहिनी से। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बताने ही वाली थी। तारा, तुमको क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं हूँ? अगर तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा, तुमने सोचा तक नहीं? मोहिनी का दर्द उसके शब्दों से साफ छलक रहा था। भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, रोती हुई तारा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मोहिनी का दिल पसीज गया। चलो रोना बंद करो और मुझे बताओ कौन है। तारा ने बताना शुरू किया तो मोहिनी भौचक्की रह गई। वो लड़का कोई और नहीं, उनका ही माली था। खैर, इस स्थिति जो किया जा सकता था वही मोहिनी ने किया। तारा को समझाया बुझाया और माली की छुट्टी कर दी। बात तो वहीं खत्म हो गई, मगर मन में कोई गांठ सी पड़ गई मोहिनी के भी और तारा के भी। मोहिनी समझ ना सकी, इतने लाड प्यार से रखने के बाद भी तारा किसी और की तरफ कैसे आकर्षित हो सकती थी, वो भी एक माली से जो उम्र में उससे कितना बड़ा था। और तारा, उसने हालात से समझौता तो कर लिया, मगर भाभी से दूर होती चली गई।
एक प्यारा सा रिश्ता बेवजह ही दम तोड़ गया। इतनी खुशामद के बाद भी भाभी ने पूरी बात भैया को बता ही दी। ये तारा को इतना चुभ गया कि वो चाहकर भी मन से भाभी के पास आ ना सकी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मोहिनी और संजू दो प्यारे प्यारे बच्चों के माता पिता भी बन गए और तारा ने भी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस बीच बाबूजी भी एक दिन अपने दिल की बीमारी के चलते इस संसार से विदा हो लिए। मोहिनी अपने बच्चों के साथ साथ तारा का भी वैसे ही ख्याल रखती, मगर अब उनके बीच वो घुट घुट कर बातें करना ना होती थी। तारा अपने आप में ही सिमटी सी रहती। कुछ तो बाबूजी के ना रहने का असर था, कुछ पढ़ाई का बोझ। संजू अपने काम में इतने व्यस्त रहता, उसको इन सब बातों में मोहिनी ने कभी उलझाया ही नहीं। तारा जैसे ही बीकॉम फाइनल में पहुंची, मोहिनी ने उसकी शादी के बारे में संजू से कहना शुरू कर दिया। अब तक मैंने अपनी हर जिम्मेदारी को अपना समझा है संजू। तौलिए से हाथ पोंछते हुए मोहिनी अचानक बोली, तो संजू ने चौंक कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी, हमारी तो जिंदगी आपसे ही चल रही है। बड़ा उपकार किया बुआ जी ने हम पर। मोहिनी ने जैसे उसकी बात ही ना सुनी। मगर अब उस आपकी बारी है संजू। माँ बाबूजी होते तो हमको इतनी चिंता ना होती, मगर अब तो हमारा ही फर्ज बनता है कि तारा की शादी के बारे में सोचे। मोहिनी ने धीरे से कहा, माँ ने एक रिश्ता बताया है तारा के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उन लोगों से मिल ले। संजू भी बिना कुछ नानुकुर के राजी हो गया। जल्दी ही दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का कर लिया। लड़का सरकारी नौकरी में था। छोटा और संस्कारी परिवार। संजू और मोहिनी को कोई कमी ढूंढे से ना मिली तो बात पक्की हो गई। मोहिनी ने तारा से कई बार इस विषय में बात करना चाहा, मगर तारा का रवैया देखकर तारा से बात करने की जिम्मेदारी उसने संजू पर डाल दी। पहले तो शादी के नाम पर तारा एकदम से बिगड़ उठी, मगर संजू ने उसको प्यार से समझाया तो उसने हामी तो भर दी, मगर एकदम चुप्पी साध ली। मोहिनी की लाख कोशिशों के बाद भी तारा ने शादी की तैयारियों में कोई उत्साह ना दिखाया। बार बार कुरेदने पर जैसे तारा के मन का गुबार फट कर बाहर आ ही गया। आप मुझे अपने घर से निकालना चाहती थी, तो बस निकाल तो रही हैं। अब उसके लिए आप खुशी मनाइए। मैं नहीं मना पाऊंगी। मैं हमेशा से आप पर बोझ थी। आपका बोझा अब उतर रहा है। ये क्या बोल रही है तारा? तुझको किसने कह दिया कि तू हम पर बोझ है? बेटी है तू हमारी, और कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनकी बेटी को उसके योग्य वर मिल जाए और वो अपने घर संसार में बस जाए। मोहिनी ने प्यार से तारा का हाथ पकड़कर कहा। तारा दाएं बाएं ऐसे देखती रही जैसे कुछ सुना ही ना हो। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस लड़की को समझाया जाए। धीरे धीरे विवाह की तारीख भी निकट आती जा रही थी। संजू और मोहिनी दोनों जी जान से तैयारी में जुटे हुए थे। कोई कसर नहीं रखना चाहते थे तारा के ब्याह में। दोनों ही नियत समय पर विधि विधान से तारा का विवाह परवीन से हो गया। विदाई के समय सब देखकर अचंभित थे। संजू और मोहिनी का तो रो रो कर बुरा हाल था, मगर तारा की आंख से एक आंसू तक न गिरा। नए जीवन परिवेश शायद ही लड़की ने इतनी बेरुखी से किया होगा। जैसे तारा अपने नए घर में आई, ना चेहरे पर कोई खुशी का भाव, ना ही मन में कोई उल्लास। सासू माँ अपनी सुंदर और अच्छे विचार की बहू को देखकर निहाल थी। उसके मन में क्या चल रहा था, उनको तो अंदाजा भी ना था। रस्मों रिवाज निपटते निपटते बहुत रात हो चुकी थी। तारा थककर चूर थी। जैसे ही उसको बिस्तर मिला, दिन भर की थकान और पिछले कई दिनों की उलझनों में फंसी तारा को सोते ज्यादा देर ना लगी। पति परवीन ने एक नजर सोती पत्नी पर डाली और उसको कोई असुविधा ना हो इसलिए चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मगर 4 दिन में ही तारा की बेरुखी परवीन को समझ आने लगी। मगर घर की शांति बनाए रखने के लिए उसने किसी से कुछ ना कहा। पहली बार जब भाई विदाई के लिए आए तो भी तारा के चेहरे पर खुशी का कोई भाव ना था। सारे रीत रिवाज यंत्रवत निपटाती हुई तारा संजू के साथ मायके चली आई, मगर उसकी बिल्कुल इच्छा ना थी कि मोहिनी के पास जाए। मगर लाज के कारण कुछ ना बोली। उधर तारा की मानसिक स्थिति से अनजान मोहिनी ने उसके स्वागत की जोरों से तैयारी कर रखी थी। बच्चे भी अपनी प्यारी बुआ का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आरती की थाली लिए नजर उतारती भाभी को लाख चाहते हुए भी तारा अनदेखा ना कर सकी
और फीकी सी मुस्कान उनकी ओर छलका दी। मोहिनी तो जैसे इतने में ही धन्य हो गई। तारा को भीतर आराम से बैठने का बोलकर अपनी पड़ोसनों को विदा करने में लग गई। मेहमानों को विदा कर जब मोहिनी तारा के पास पहुंच गई तो वो बच्चों के साथ व्यस्त थी। बच्चे पिछले एक सप्ताह से एक एक पल का ब्यौरा अपनी बुआ को दे रहे थे और तारा भी बड़े मग्न भाव से दोनों की एक एक बात सुन रही थी। उनके आत्मीय पलों खलल डालना मोहिनी ने उचित ना समझा और रसोई घर में आकर खाना लगाने की तैयारी करने लगी। तभी संजू ने रसोई में प्रवेश करते हुए पूछा, कहाँ है तारा? मोहिनी ने कहा, बच्चों के साथ है, मैं बुलाकर लाता हूँ, कहकर संजू भी बहन और बच्चों को बुलाने चले गए। पता है बुआ, माँ ने खीर भी बनाई है, नन्हा विकास आके चमकाता हुआ बोला। और क्या बनाया है? तारा ने बड़े प्यार से भतीजे का उत्साह बढ़ाते हुए पूछा। और मुझे नहीं पता, शर्माते हुए विकास ने बोला। तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बच्चों की उपस्थिति ने माहौल को हल्का बनाए रखा। खाना खाकर सब लोग अपने कमरे में सोने चले गए। बच्चों का स्कूल था और संजू को भी बाहर जाना था। मोहिनी अपना काम निपटाने लगी। तारा भी अपने कमरे में आकर अच्छा सा महसूस कर रही थी। पिछले दिनों का तनाव भी कुछ कम सा लग रहा था। टीवी चलाकर लेटी और पता ही न चला कि कब आंख लग गई। किचन से फुर्सत पाकर तारा के पास बैठने के लिए मोहिनी जब आई तो वो सो चुकी थी। सो कोई बात हो ही न सकी। मोहिनी टीवी बंद कर अपने कमरे में चली गई। सुबह तारा जब तक जगी, संजू और बच्चे जा चुके थे। मोहिनी कामवाली के साथ व्यस्त थी। तारा अपनी चाय का कप और अखबार लेकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। अखबार में समाचारों पर नजर दौड़ाते हुए अचानक एक जगह उसकी निगाह चिपक गई। ये क्या? तारा सन्न रह गई। अखबार उड़ गया और चाय का कप छन्नाक आवाज के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। आवाज सुनकर मोहिनी दौड़ती हुई तारा के पास आई और घबरा कर पूछा, क्या हुआ तारा? हतप्रभ तारा को देखकर मोहिनी और घबरा गई। बता तो सही, तू ठीक तो है? सहमी सी तारा ने अखबार उठाकर मोहिनी की ओर बढ़ा दिया। अखबार पढ़कर मोहिनी के चेहरे के भी कई रंग आए और चले गए। शहर में लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाला गिरोह का सरगना पकड़ा गया। 5 लड़कियां बेचने की बात भी स्वीकारी। अपने प्रेम जाल में फांस कर पहले छोटी लड़कियों को घर से भगा ले जाता था, फिर उनका सौदा कर अच्छी कीमत मिलने पर बेच देता था और आगे बढ़ने की सामर्थ्य न थी मोहिनी में भी। बड़ा सा फोटो भी साथ में छपा था। पहचानने में एक पल ना लगा मोहिनी को भी। ये वही व्यक्ति था जिसके कारण मोहिनी और तारा के बीच इतनी दूरियां आ गई थी। दोनों बहुत देर तक स्तब्ध बैठी रही। फिर स्वयं को संयत करते हुए मोहिनी ने तारा से कहा, चलो अंदर अपने कमरे में। चल देख, मैं तेरे लिए कुछ लाई थी। रात को भी मैं कमरे में आई थी तो तू सो रही थी। तारा अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी। कमरे में आकर भी खोई खोई सी थी। मोहिनी खुद भी घबरा गई थी, मगर अपनी घबराहट पर काबू पाकर तारा को संभालने की कोशिश कर रही थी। अचानक तारा उठी और मोहिनी से लिपट गई। भाभी, आप तो मेरी सच्ची माँ हो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपके प्यार को पहचाना ही नहीं। पता नहीं क्या क्या बुरा सोच रही थी आपके बारे में। अब बस चुप, और एक शब्द भी नहीं, कहते हुए मोहिनी ने तारा को अपने कलेजे से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही जिसने बरसों से मन के मैल को धो डाला। धन्यवाद।